हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। चलिए शुरू करते हैं आज की यूपीएससी 2023 को लेकर एक्सक्लूसिव क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल इश्यूज एंड जस्टिस एंड गवर्नेंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सोशल इश्यूज एंड जस्टिस को लेकर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे पिछले वीक नहीं मिली, तो हमारी जो दो न्यूज़ मैं आज कवर करूंगा वो दोनों गवर्नेंस को लेकर है। ये जो सेक्शन है ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 का सेक्शन है, और ये आपके पास पूरा हमारा शेड्यूल है किस दिन आपको कौन सा वीडियो मिलेगा। चलिए पहली न्यूज़ पे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और वो ये रिव्यू करना चाह रही है कि क्या मनरेगा से पॉवर्टी एलिवेशन हुआ है, मनरेगा से लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड में वृद्धि हुई है। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, और वो जो कमेटी को हेड कर रहे हैं वो है अमरजीत सिन्हा। रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं अमरजीत सिन्हा। तो बेसिकली ये जानना है कि ये जो स्कीम चल रही है पिछले 17 साल से, इसने पॉवर्टी एलिवेशन में मदद की है, लोगों की लाइफ स्टाइल को बढ़ाया है, लोगों को बेरोजगारी उनकी कम की है। इन सारे पहलुओं को चेक करने के लिए ये एक कमेटी सरकार ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, और ये हमारे देश के लोगों को लीगल राइट टू वर्क देती है। यानी आपके पास अधिकार है काम करने का, आप सरकार से अपने काम की डिमांड कर सकते हैं। ये जो स्कीम है इसमें एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से रूरल हाउस होल्ड्स के एडल्ट जो मेंबर हैं उनको। ये है एटलीस्ट, मैक्सिमम सरकार जितना चाहे दे सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक साल में विद इन 1 ईयर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उनको विद इन 5 किलोमीटर के एरिया में उनको प्रोवाइड कराना होगा। और जो आप उनको वेजेस देंगे वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत ही होना चाहिए। मतलब आपको जो उनका वेतन है, जो वेज है, डेली वेज है, वो कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। फंडिंग की अगर बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी तो 100% फंडिंग करती है। जो सेमी स्किल्ड लेबर है उनका 75% फंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% फंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्किल्ड लेबर है उनका भी, उनके साथ भी सेम है, 75% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, 25% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसके अलावा जो मटेरियल्स की कॉस्ट है, जो भी कुछ नया काम हो रहा है उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है उसका 75% सेंट्रल बोन करेगा, 25% स्टेट बोन करेगा, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग रही है वहां पे उसका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बोन करेगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन फ्रेम करता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 15 करोड़ लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो मैंने बता दिया कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस मिलता है, और विद इन 15 डेज आपको ये काम मिलेगा। अगर 15 दिन के भीतर आपको काम प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या वेज अगर काम नहीं मिल पाया, फिक्स टाइमलाइन होगी पेमेंट की ऑफ वेजेस की, अगर काम नहीं मिल पाया तो कंपनसेशन की, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की गारंटी, और वेजेस जो है वो सीधे आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो जैसा कि फीचर्स की हम बात कर रहे हैं कि ये लीगल राइट टू वर्क देता है, और आप हर व्यक्ति को, रूरल हाउस होल्ड्स के जो भी एडल्ट पर्सन है उनको ये अधिकार है कि एटलीस्ट 100 डेज का रोजगार आप सरकार से मांग सकते हैं। वुमेन लेबर फोर्स की बात करें तो 1/3 जो भी लेबर फोर्स है वो वुमेन रहेगी। ये इसमें क्राइटेरिया है जिससे हम वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी बढ़ाते हैं। तीसरी बात यह है कि टाइम बाउंड गारंटी ऑफ वर्क है। जैसा कि आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां पे आपने एप्लीकेशन दी कि आपको काम चाहिए, विद इन 15 डेज ग्राम पंचायत आपको काम प्रोवाइड कराएगी विद इन 5 किलोमीटर एरिया ऑफ योर रेजिडेंस। अगर नहीं प्रोवाइड करा पाएगी तो फिर आपको वो जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। फिर क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिनको हम 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी काम होना है यहाँ पे, जो भी मतलब वर्क रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए पीआरआई रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। और कम से कम एटलीस्ट 50% जो काम है वो तो ग्राम सभा ही रिकमेंड करेगी कि उसको गांव में क्या काम करवाना है। बाकी 50% जो बड़े ऑफिस हैं या उनका जो सुपीरियर ऑफिस है वो रिकमेंड कर सकता है, लेकिन
मिनिमम 50% काम तो ग्राम सभा ही रिकमेंड करेगी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कौन काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कब से काम हो रहा है, क्या डेडलाइन है, इन सब का को रेगुलरली पब्लिसाइज करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, दीवारों में पोस्टर लगाने पड़ते हैं, लिखवाना पड़ता है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। ये सब काम कौन करवाता है? ग्राम सभा करवाती है। इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइड स्कीम है, या जब कहें लीगल गारंटी टू वर्क स्कीम है, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। और ये जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनके लिवलीहुड को सिक्योर करने की एक बहुत बड़ी स्कीम है। और यहाँ पे सब लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिला है? विमेंस का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप्स का, यानी जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट हुए। जो वेज रेट है इन रूरल एरियाज, वो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि लोगों को एक फिक्स इनकम मिल रही है, और 100 डेज का तो इनको गारंटीड है, तो एक फिक्स इनकम मिल रही है, सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, तो अल्टीमेटली रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अभी हमने देखा कोविड में मिलियन ऑफ माइग्रेंट्स ने जिस स्टेट में वो काम कर रहे थे वहां से अपने लोकल स्टेट में आए, और वहां पे उनके लिए सबसे बड़ा सहारा मनरेगा ही था। इसके अलावा इतना सारा जो काम हो रहा है वो इससे बहुत सारी कम्युनिटी एसेट डेवलप हो रहे हैं, और ये जो कम्युनिटी एसेट है, चाहे तालाब बन रहे हैं, चाहे कुएं खोद रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, या हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, या जंगल की सफाई हो रही है, जो भी ये कम्युनिटी एसेट डेवलप हो रहा है, जिससे ओवरऑल उस लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो बूस्ट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कर्नाटका के जो गांव में बहुत सारे चेक डैम थे, जोहड़ थे, जो बहुत सालों से खराब पड़े हुए थे, लोग आए, मनरेगा के तहत उसको काम किया गया, और वो जोहड़ वापस से रिवाइव कर गया, और वो एक तरह की रिचार्जिंग ऑफ वाटर के बेस के रूप में काम कर रहे हैं। अब मनरेगा को लेकर इश्यूज क्या है? ये तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, लगभग 17 साल से ये योजना चल रही है, लेकिन कुछ तो इश्यूज हैं इसमें, वो बात कर लेते हैं। पहला तो या इसका जो मेंटेनेंस है वो काफी पुअर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, चाहे रोड बन रही है, चाहे तालाब खोद रहे हैं, चाहे हम जिसे हम कहते हैं हैंडपंप लगा रहे हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है, पुराना है, और फंडिंग की कमी है, और ये कुछ लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स हम नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनका डेटा सरकार के पास है ही नहीं, कि उन्होंने क्या डेवलप किया, कब डेवलप किया, कितना उसमें खर्चा है, इसका कोई डेटा ही सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है, और अल्टीमेटली हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क हो रहा है। हो सकता है कि वो एसेट पहले से बन चुका है, लेकिन सरकार के पास डेटा ही नहीं है, तो फिर वैसा ही एसेट एक और बना दिया जाता है। इनएडिक्वेट फंड्स की बात करें तो जैसा हमने बात किया था ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा जो स्टेक है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और वो जो स्टेक है, जो फंड है, वो इनएडिक्वेट पड़ता है, क्योंकि अभी हम बात करें 29 अक्टूबर तक की हम बात करें तो अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, जितना भी इनको साल भर का फंड मिलना था वो अक्टूबर में ही खत्म हो गया, और अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? मार्च में। तो लगभग अभी 4 महीने बाकी हैं, और अभी भी मनरेगा का पूरा फंड इस साल का खत्म हो चुका है। तो इनएडिक्वेट फंड्स है। अब क्या आप लोगों को कैसे एम्प्लॉयड करेंगे, और अगर एम्प्लॉयड करेंगे तो उनका पेमेंट कैसे करेंगे? बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे ये चार्ट देख लीजिए, तो ये जो भारत का जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वो सारे एरिया है जहाँ पे मनरेगा का जो प्रोवाइडेड फंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इस हम कहते हैं कि ये पहले अभी ही लैप्स हो चुका है, ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। तो ये पूरा ब्लैक वाला हिस्सा वो है जहाँ पे पैसा, साल भर का पैसा 8 महीने में ही लैप्स हो गया है, और अब अगले 4 महीने क्या होगा इसके लिए बहुत सारी चिंताएं हैं। इनसफिशिएंट सपोर्ट की अगर बात करें तो अभी जो हम देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, और वो 45 ईयर्स का हाई है। इसके बाद जो कोविड का दिक्कत थी वो अलग ही है। इसकी वजह से 100 दिनों का जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों को देना वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, क्योंकि 365 दिन में आप 100 दिन उसको काम दे रहे हो, बाकी 200 दिन क्या करेगा 250 दिन को? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और पेमेंट का डिले हो रहा है, करप्शन इरेगुलरिटीज आ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये इशू के रूप में मनरेगा में देखने को मिल रही है। हालांकि हम ये कह सकते हैं मनरेगा 2005 में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था वो एक माइलस्टोन था इंडिया हिस्ट्री में टू सिक्योर दी सोशल सिक्योरिटी लॉज, लेकिन कुछ उसमें लूप होल्स है, कुछ इश्यूज हैं जिसको हमें समय रहते उनको सुधार करना पड़ेगा। बाकी स्कीम में कोई कमी नहीं है, स्कीम बहुत अच्छी, और इसने करोड़ों लोगों को काम दिया है, और हमारे देश में बहुत सारे वैल्यूएबल एसेट्स भी इसने बनाए हैं। अगली न्यूज है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को लेकर, ये गवर्नेंस सेक्शन में मैंने डाली है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये इस बार भारत की झोली में आया है। तो क्या है, किसको मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, क्या होता है ये अवार्ड, क्या ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, कौन देता है इस अवार्ड को, इन सारे क्वेश्चंस का हम इसमें आंसर देखेंगे। तो हमारे देश की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया। किस कैटेगरी में? एंटरप्रेन्योरशिप विजन कैटेगरी में।
एंटरप्रेन्योरशिप विजन कैटेगरी में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यूनेप का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। अब इस अवार्ड की हम बात कर ली, अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। 4 साल पहले मोदी जी को भी ये अवार्ड मिला था। 2005 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है ये, तो अपने आप में बहुत बड़ा ये अवार्ड है और ये एक एनुअल अवार्ड है और ये उनको मिलता है जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और 2017 से इस प्रोग्राम में एक और सेक्शन डाला गया यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड उनको मिलता है उन लोगों को जो 17 से 30 साल की उम्र के हैं। और कोवेस्ट्रो नाम की प्लास्टिक कंपनी है, वो इस इनिशिएटिव में यूनेप का साथ दे रही है। अब हम डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात कर ले कि क्यों इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हरगिला आर्मी को लीड करती हैं, और ये जो आर्मी है हरगिला आर्मी, ये सभी फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन मूवमेंट के तहत काम करती है। मतलब इस आर्मी में सभी विमेन्स हैं और ये जमीनी स्तर पे कंजर्वेशन करती हैं। किसका? ये कंजर्वेशन करती हैं हरगिला का। हरगिला क्या है? हरगिला है एक बर्ड जिसको हम कहते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, और ये दुनिया की सेकंड रेयरेस्ट स्टॉर्क स्पीसीज है। इसको लोग असमी भाषा में हरगिला कहा जाता है, और इस स्टॉर्क स्पीसीज को बचा रही है हरगिला आर्मी, जिसको लीड कर रही है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इसको हरगिला क्यों कहते हैं? क्योंकि हरगिला का असमी लैंग्वेज में मतलब होता है बोन स्वेलेवर, मतलब ये हड्डियों को भी निगल जाता है। और इस हरगिला आर्मी में लगभग 10,000 वुमेन्स हैं। ये लोग वुमेन्स क्या कर रहे हैं? ये जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है उसकी नेस्टिंग साइट को सिक्योर कर रही हैं, उनके हैबिटेट को सिक्योर कर रही हैं, उनका कंजर्वेशन कर रही हैं। उनके जब न्यूली बच्चे होते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि एक बेबी शावर ऑर्गेनाइज कर रही है। मोटे तौर पे ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को सिक्योर कर रही हैं, उनको कंजर्व कर रही हैं, और उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने में मदद कर रही है। और ये सब कर रहे, और इसके अलावा उसके जो जैसे हम कहते हैं कि जो उसके मतलब विंग्स हैं जो टूट जाते हैं विंग्स, उससे ये मोटिव्स बनाती हैं, और जिससे लोगों में अवेयरनेस भी फैलती है, और उस मोटिव्स का टेक्सटाइल में भी यूज करती हैं और अपने लिए फाइनेंशियल इनकम भी सिक्योर करती हैं। इनके काम का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है, पहले इनको हम तस्वीर देख लेते हैं। ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और ये जो है ये है आपका ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ये देखिए इसकी चोंच कितनी बड़ी है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये गांव की जो विलेज वुमेन है उनको मोबिलाइज कर पा रही हैं, और वो अपने लिए फाइनेंशियली वायबल हो रही हैं, और साथ में एनवायरमेंटल को एक रेयर स्पीसीज को बचाने में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा ये इकोसिस्टम को सिक्योर कर रही हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये इकोसिस्टम को सिक्योर कर रही हैं। ये ह्यूमंस वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने में मदद कर रही हैं, और बता रही हैं कि हाँ जानवर और इंसान दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क है ये वेटलैंड्स के आसपास मिलता है, तो वेटलैंड्स को भी ये इनडायरेक्टली बचा रही हैं, क्योंकि वेटलैंड्स रहेंगे तभी तो स्टॉर्क रहेगा। तो ओवरऑल ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर काम कर रही है, और एक वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टॉक स्पीसीज को बचा रही है। इसलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है, और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल कैटेगरी का सबसे बड़ा ऑनर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में इस बार का यूनेप का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला, वो भी एक विमेन को मिला। तो ये अपने आप में काफी गौरव की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। गवर्नेंस कैटेगरी में हमने 2 न्यूज़ देखी, एक तो मनरेगा की सिग्निफिकेंस देखी, उसको लेकर जो कमेटी बनी हुई है उसके बारे में बात की, उसका इतिहास देखा और उसकी क्या क्या वायबिलिटी है वो देखी, और हमने एक देखा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड क्यों मिला, किसको मिला और किस स्पीसीज को हम बचा रहे हैं। तो अगर आपको हमारे सेगमेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो इसकी पीडीएफ डिटेल में आपको चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा सिविल जॉब्स का, उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगी। मैं तो कुछ शॉर्ट फॉर्म रख के आपको समझाता हूँ, क्योंकि पूरा मैं समझाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको डिटेल्ड पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी।